हेलो हाय जय शंकर सभी को। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चाय हुई तादित्य में ऐसी शख्सियतें रहती है जो अपने शहर का नाम, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनको संविधान से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने अपना घर का नाम भी संविधान रखा और उनको उनके जो विद्यार्थी हैं वो संविधान के जादूगर बुलाते हैं। विद्यार्थी पहचान के होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश गहलोत सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने निमंत्रण एक ही बार में स्वीकार कर लिया। सर वैसे आप परिचय के मोहताज हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को दें सर। पहले तो सबसे पहले सभी व्यूअर्स का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर दिनेश गहलोत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य के पद पर काम कर रहा हूँ और संविधान पर चर्चा करने का काम करता हूँ। बिल्कुल सर, आज आपको जो आपके जो विद्यार्थी हैं, जो चाहने वाले हैं, जो आज आपको संविधान का जादूगर बुलाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान तो नहीं रहता सर। किसी भी सफ़र तक आप जाते हैं तो कोई मुश्किल या कुछ कैसा सफ़र रहा सर अब तक का? आदित्य जी, पहले तो ये जो व्यूअर्स है ये मेरे चाहने वाले नहीं हैं, ये सब मेरे मित्र हैं और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप हैं इसलिए हम हैं, इनकी वजह से हम लोग हैं। मैं लगभग 10-12 साल से अध्यापन के क्षेत्र में हूँ। विश्वविद्यालय में लगभग 9 वर्षों से सहायक आचार्य के पद पर काम कर रहा हूँ। संविधान से बिल्कुल प्रेम है और निसंदेह रूप से हम सब लोगों को संविधान से प्रेम रखना भी चाहिए। संविधान में इंटरेस्ट कैसे हुआ ये मैं बता देता हूँ। मैं चूँकि न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था और न्यूज़पेपर में जब कई बार ये आता था कि पक्ष कुछ कह रहा है और विपक्ष कुछ कह रहा है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार इसमें ऐसे राइट कौन सा है, सही कौन सा है। तो सही देखने के लिए आपको जड़ों में जाना पड़ेगा। जिस तरह से कोई बीमारी होती है तो बीमारी को ठीक करने के लिए आप उसके जड़ों में जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार कोई पॉलिटिकल जो घटना हो रही है तो उसके सही और गलत की जड़ में जाने के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। तो अखबार पढ़ने से मेरे में एक इच्छा पैदा हुई कि भारत के संविधान की गहराइयों को भी जानना चाहिए। सही। और सर आपको संविधान से इतना प्यार हुआ कि आपने अपने घर का नाम भी संविधान रखा, तो वो घर का नाम संविधान रखने का आइडिया कहाँ से आया सर? बिल्कुल संविधान तो रखना ही था। मैं तो बहुत कुछ सोच रखा था अपने बारे में, लेकिन प्रकृति को जो मंजूर है वो होता है। मेरी 2 लड़कियां हैं और उन 2 लड़कियों का नाम समीक्षा और लिपिका है। तो लिपिका जो है वो भी संविधान से जुड़ा हुआ है और समीक्षा जो है वो भी संविधान से जुड़ा हुआ है। तो घर का नाम और दोनों लड़कियों का नाम पूरा सब कुछ संविधान से है। अब आप रही बात आपकी कि ये ख्याल आया कहाँ से, तो देखिए इसके पीछे 2-3 उद्देश्य हैं। एक, जब मेरे घर का नाम, मेरे बच्चों के नाम संविधान से जुड़ी हुई बातों पर होंगे, संविधान पर होंगे, तो एक मेरे जहन में 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन, साल के 365 दिन संविधान रहेगा। और आप जरा सोचिए कि जैसे आप भी अभी आए तो संविधान का जैसे ही देखा आपने तो आप रुक गए और मालूम पड़ गया। तो कितने लोग आगे से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो उनको एक अपील करता है कि यार ये संविधान क्या है। और बिल्कुल आदित्य जी, एक बड़ी समस्या है कि लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों को जागरूकता आती है, तो इस वजह से मैंने संविधान नाम रखा। बिल्कुल, ये काफ़ी यूनिक, मतलब यूनिक तो नहीं कहते, लेकिन आपने संविधान नाम रखा है तो अक्सर लोगों का ध्यान भी उस तरफ जाता है। और सर हाल ही में आपको नोडल अधिकारी बनाया गया, उसका आपने 1 वर्ष पूर्ण किया, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। थैंक यू। तो नोडल अधिकारी होता क्या है सर, उसकी भी थोड़ी जानकारी साझा करें सर। बिल्कुल। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं वो सभी विश्वविद्यालय के, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो माननीय कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल भी और कुलाधिपति भी है। तो कलराज मिश्र का ये इनिशिएट है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक गाँव गोद लेना चाहिए और वहाँ पर शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अगर शहरों जैसी सुविधाएं नहीं हो तो कम से कम बेसिक जो नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। तो इस सोच के तहत 8 जनवरी 2021 को हमारे विश्वविद्यालय ने सालावास गांव गोद लिया और 8 जनवरी को ही मेरा आदेश निकल गया, मुझे नोडल अधिकारी के रूप में वहाँ नियुक्त किया। तो आप सही कह रहे हैं कि पूरा उसका 1 साल हो गया है। और ये जो नोडल अधिकारी है, ये एक्चुअली में विश्वविद्यालय हमको किसी भी प्रकार का फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता है, कोई वित्तीय सहायता नहीं देता है। नोडल अधिकारी मतलब भारत सरकार और विभिन्न राजस्थान की सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं को गाँव तक ले जाना और इस क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो भामाशाह है, ऐसे लोगों से मदद लेकर विकास के कार्य करवाना। तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई वित्तीय स्रोत नहीं है, हम केवल नोडल के रूप में काम करते हैं। विभिन्न संस्थाओं को जोड़कर गांव का विकास करना उद्देश्य रहता है।
सर जैसे उसमें ये भी सुनने को मिला था और आपने किया भी था कि आपने जो 2 माह का अपना जो वेतन है वो भी गांव को डेवलप करने के लिए जो वहाँ पे क्लासरूम बनाने हुआ उसके लिए देते। तो ये विचार आपके मन में कैसा आया सर? कभी कहीं ये नहीं लगा कि यार बना दिया तो वित्तीय सहायता कोई कर नहीं रहा है तो मैं कैसे करूँ? आदित्य जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि सालावास को हमारे यूनिवर्सिटी ने बहुत जरूर लिया है, लेकिन संयोग से सालावास मेरा गाँव भी है। अच्छा, मेरा गांव भी है और मुझे वहाँ नोडल बनाया गया। मैंने ये देखा कि गांव के जो लोग हैं काफ़ी इनोसेंट होते हैं, बहुत मासूम लोग होते हैं, उन्हें बहुत इच्छा होती है काम करने की, समाज सेवा करने की, लेकिन उनको एक रास्ता पता नहीं होता है, उन्हें कोई प्रेरणा देने वाला नहीं होता है। वरना इतना सारा जो सामाजिक जो कार्य चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं गांव के लोग मुख्य भूमिका में। तो मुझे लगा कि अगर मैं इनिशिएट करके अपने 2 माह का वेतन अगर अपने गांव के लिए दे रहा हूँ तो उससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और उसका बिल्कुल नतीजा आपके सामने है कि हम लोगों ने जो इतना सारा जो काम किया, बिल्कुल मेरे गांव के लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो इनिशिएट नहीं लिया होता तो शायद हो सकता उतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता। नहीं, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया था और काफ़ी सराहना भी इसकी की गई थी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो बताया कि ये जो आपके जो चाहने वाले नहीं बोलूँगा, आपके जो मित्र हैं, वो कभी ऐसा वाकया कोई आपके साथ हुआ हो कि उस वाकये ने आपकी आंखें नम कर दी हो क्या? या कोई ऐसा वाकया जो आप आज भी सोचते हैं तो आप खुश होते हैं कि यार ये वाकया सच में याद करने का लायक है? आदित्य जी, मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हूँ। मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, व्हाट्सअप भी यूज़ करता हूँ, मैसेंजर भी है, इंस्टा भी है। विद्यार्थी बहुत प्रेम देता है। जब कभी कभी विद्यार्थी, जैसे आपने भी कहा कि संविधान का जादूगर, अब जब इतना बड़ा शब्द का जब वो प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। तो ये जो विद्यार्थियों की ओर से आया संविधान का जादूगर शब्द, तो मुझे लगा कि यार ये जब मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं तो अब तो ये जो विद्यार्थी जो स्नेह दे रहे हैं उसको वापस दुगना करके लौटाना है। तो ये जो संविधान का जादूगर जैसी जो शब्दावली विद्यार्थियों की ओर से प्रयुक्त होने लगी, उसके बाद मुझे जो मेरा जो संकल्प है वो संकल्प बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प में बदल गया। तो इसका पूरा जो श्रेय है वो ये जो संविधान के जो जादूगर जो शब्दावली है उसको जाता है। आपके मित्रों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे मित्र ही है। और सर आज जब आप सालावास गांव से जोधपुर आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, और आज आप वापस सालावास गांव को इतना डेवलप होते हुए देखते हैं तो कैसा फील करते हैं सर आज आप? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, मैंने कहा कि ग्रामीण जो होते हैं वो बड़ा इनोसेंट होते हैं, बहुत पवित्र हृदय के होते हैं। जब मैं 1996 में मैंने जब 10वीं उत्तीर्ण की, तो मैं जब सालावास से जोधपुर की तरफ आता था स्कूल में पढ़ने के लिए, तो बीच में एकदम पूरा खाली खाली नज़र आता था। पिछले 20-22 साल में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। इवन जब हम लोगों ने गांव गोद लिया तो उस समय भी जो है जो बातें थी उसमें भी, और 1 साल में भी रात दिन का परिवर्तन आ गया। हम लोग जो वहाँ प्रयास कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग ऐसा प्रयास नहीं कर रहे कि जो सबको दिखाई दे। हम विद्यार्थियों तक जा रहे हैं, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों को लगातार बता रहे हैं कि उनके करियर में उन्हें कहाँ कहाँ जाना है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव 1 दशक बाद में दिखाई देगा। हम लोग गांव के लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है उसके लिए बता रहे हैं। एक्चुअली में गाँव के लोगों को बताने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि 1 साल के हमारे इस कार्य की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि गांव के लोगों को ये लगता है कि वे भी इस राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये जो आगे 1 दशक जो आएगा उसमें उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। नहीं, सच में दिखाई देगा, क्योंकि 1 साल, और मैंने आपने जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपलोड किया था वो भी देखा था। काफ़ी कुछ मतलब मील के पत्थर आपने स्थापित किए थे। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमें सिखाने वाला एक जो गुरु होता है, गुरु के बिना हम शायद जीवन में कहीं नहीं जा सकते, जो भी मंजिल हमें पानी है वो नहीं पा सकते। तो आप बताइए सर, आप तो अब इतने विद्यार्थियों के गुरु हैं, तो आपका गुरु कौन रहा है सर? आदित्य जी, ऐसा है कि कई सारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब हमने फर्स्ट से लगाकर अभी तक उनका कहीं न कहीं योगदान है। मैं यहाँ इस मंच से, आपके इस मंच से, मैं प्रोफेसर LS राठौड़ साहब को जरूर याद करना चाहूँगा, जिनको हम लोग देखकर पढ़ना सीखे हैं। वो पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे और गत वर्ष उनका निधन हो गया, 2020 में उनका निधन हो गया। प्रोफेसर PS भाटी साहब का भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान। उनसे हमने सीखा कि डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए रहना है, ज़्यादा उड़ना नहीं है। ये प्रोफेसर PS भाटी साहब से सीखा। सालावास में जो कुछ काम हो रहा है
उसके पीछे बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत जो है वो उत्कर्ष संस्थान के निर्मल गहलोत जी है। क्योंकि देखिए हमारे हिंदुओं में तो ये परंपरा रही है कि आप एक हाथ से जब देते हैं तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन निर्मल जी कुछ अलग सोच रखते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक हाथ से देते हैं तो हजारों हाथ को मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए अगर आपने कभी देखा होगा तो निर्मल जी जब कभी भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफॉर्म करते हैं तो वो उस पर सोशल मीडिया पर जरूर डालते हैं। निर्मल जी का ये विचार है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो मैंने उनसे ये बात सीखी है, और जो एक साल में जो कुछ काम हो रहा है उसके लिए प्रेरणा के स्रोत निर्मल जी है। और कई सारे कार्यक्रमों के तो वो स्वयं सूत्रधार हैं, कई सारे कार्यक्रम उनकी वजह से हो पाए हैं। और सर मैं आखिर में वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कुछ समय सीमा रहती है, तो मैं आखिर में हमारा ऐसा होता है जो मेहमान हमारे होते हैं चाय विद आदित्य के, वो एक मोटिवेशन मैसेज हमारे व्यूअर्स को देखने वाले हैं वीडियो उनको देते, तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे सर? यार मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ईश्वर ने हमको मानव जीवन का अवसर दिया है। जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ईश्वर हमसे पूछेगा कि यार मैंने जो तुम में विश्वास किया कि मानव जीवन देकर तुमने मुझे निराश कर दिया या तुम मेरी अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरे। अगर हमारे मन में ये प्रश्न उठ जाए कि यार ईश्वर ने मुझे पूछा और मैंने अगर ईश्वर को निराश कर दिया तो इसका मतलब हमारा जीवन बेकार है। तो मैं सारे जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सब अपने मन में एक बात जरूर ठाने कि ईश्वर ने हमको एक बहुत अच्छा अवसर दिया। हम लोग अगर आलोचनाओं से डर जाएंगे, अगर हम लोग निंदा से डर जाएंगे तो मेरे हिसाब से काम चलेगा नहीं। आपको बहुत काम करना होता है और मानव जीवन के इस अवसर का बहुत ढंग से फ़ायदा उठाना है। कुछ नहीं करने, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो करें। और आदित्य जी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप घर में बैठे हैं, अपनी रजाई में बैठे हैं, रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं, कोई आपको कुछ आलोचना नहीं करेगा। अगर आप फील्ड में जाकर कुछ काम कर रहे हैं तो लोग आलोचना करेंगे, करने दीजिए ना। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल इस संकल्प को धार लीजिएगा कि हमको ईश्वर को जवाब देना है और कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो करें। बिल्कुल सर, जाते जाते मैं आपने बहुत बड़े बड़े मंच साझा किए हैं, मंच पर आप विराजमान हुए हैं और पदाधिकारियों के साथ आप बैठे हैं, लेकिन आज आप एक छोटे से शो चाय विद आदित्य में आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो आदित्य, आप जो मेहनत कर रहे हो, मैंने आपको कई बार सुना है, मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे हैं। एक्चुअली में आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है और आप एक अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, आप समाज में कुछ करना चाहते हैं, ये उसी का नतीजा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे मित्र लोग हैं वो आदित्य का जो ये शो है उसको ज़रूर देखें और उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जिन लोगों से आप लोगों से रूबरू करवाते हैं, आप लोगों को रूबरू करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि जिन शख्सियतों को वो अभी तक लेकर आए उनके मुकाबले में बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये मान के चलिएगा, ऐसा मान के चलिएगा कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में अपना कोई न कोई योगदान दे रहे होते हैं। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, विभिन्न लोगों के साक्षात्कार जो पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? हम उन साक्षात्कार के माध्यम से यही तो देखना चाहते हैं कि उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आदित्य, आपके शो के साथ ये खासियत है कि हमारे जो इतने सारे व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स को आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलाते हैं, उनकी मुसीबतों को साझा करवाते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अनुभव बहुत बड़ा एक आपका टीचर होता है। तो ये जो लोग आपके यहाँ पर आते हैं वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं, और ये जो हमारे मित्र हैं वे अगर उन अनुभवों को देखते हैं तो उनसे सीखते हैं। इतिहास हम लोग इसलिए तो पढ़ते हैं, तो आप तो खुद एक इतिहास रचाने वाले व्यक्ति हैं। तो मित्र लोग जो देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो इंटरव्यू, साक्षात्कार जो होते हैं, उनके अनुभवों से जरूर हम लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे मेहमान बनकर पधारे सर। बहुत मैं आदित्य जी ये कहना चाहूँगा, ये मुझे आपने अवसर दिया है, मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया, आपके इतने सारे जो व्यूवर्स हैं उनसे जुड़ने का मौका दिया, मुझे अपने विचारों को साझा करने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।